हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों मैं 27 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ये सेकंड या थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट है वैसे एमटीएस 2020 के पेपर का, ठीक है। तो अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो ज़रूर आपको पता होगा कि 27 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट जो है वो सेकंड या फिर थर्ड या हो सकता है फोर्थ हार्डेस्ट शिफ्ट हो, ठीक है। तो अभी मैं लगातार हार्डेस्ट शिफ्ट को ही सॉल्व कर रहा हूँ और इसके बाद भी जो वीडियो आने वाली है वो भी नेक्स्ट हार्डेस्ट शिफ्ट शायद 14 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट, इसके बाद जो वीडियो आएगी 14 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट आएगी, उसके लिए सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार को नहीं सब्सक्राइब किया है जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और सीजीएल मेंस वाले और एनटीपीसी 2, ठीक है, एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले जरूर से पूरे एमटीएस के सोल्यूशन को देखें। इससे पहले मैंने एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ जो जितने भी 2021 में पेपर हुए हैं एसएससी की और 2020 में सबका सोल्यूशन मैंने कराया है, और वो भी चैप्टर वाइज। एमटीएस का तो मैं शिफ्ट वाइज करा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जितने मैंने सोल्यूशन दिए हैं वो सारे चैप्टर्स वाइज हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। मतलब जो वीडियो है उसी में क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, बाइलिंगुअल है। तो आप जरूर से हर एक वीडियो को देखिए। एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर से हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी आपको शॉर्ट वीडियो मिलते रहते हैं जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ आप मैसेज भी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर कोई बात हो, जैसे कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं यूपीएसआई का पेपर सॉल्व करो, कुछ लोग जीडी के लिए बोल रहे हैं, और एक ये है कि जो सीएचएसएल 2020 का है मैंने सारा चैप्टर्स उसका सॉल्व कर दिया है, लेकिन अभी एलजेब्रा सॉल्व नहीं किया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आप एलजेब्रा सॉल्व करो, ठीक है। किसका? सीएचएसएल का, ठीक है। सीएचएसएल जो 2020 हुआ था उसका। तो एलजेब्रा का वीडियो भी जल्दी ही आएगी, उसके लिए आप स्टे ट्यून करके रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर एक वस्तु खरीदी और इसे अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेच दिया। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ, निकटतम पूर्णांक तक सही, यानी कि करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। देखो जो स्पीड में लेके चल रहा हूँ बिल्कुल इसी स्पीड के साथ मेहनत करना, और अगर ये स्पीड नहीं आ रही है तो कमी आप में है, आपने प्रैक्टिस सही से नहीं किया, ठीक है। आप जरूर से स्पीड बना के रखिए और जिस स्पीड में मैं रहता हूँ उसी स्पीड पे रहने की कोशिश करो। मैं तो बल्कि आपको बताता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करके तो टाइम लग जाता है, वरना अगर मुझे अकेले सॉल्व करना हो, किसी को बताना नहीं हो, तब मैं आपको दिखाता कि एक्चुअल स्पीड एग्जाम हॉल में कैसी रहती है, ठीक है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। आपको गोल्डन रेशियो याद होगा, मैंने कई बार पढ़ा रखा है एमपी और सीपी का। एमपी का क्या रोल है यहाँ पर, देखो 10% के डिस्काउंट पर खरीदा है और अंकित मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर वो बेच रहा है। इसका मतलब कि एमपी अगर 100 है दोस्तों तो वो खरीदा होगा कितने में, 10% के डिस्काउंट पर, यानी कि 90 में, और बेच कितने में रहा है, अंकित मूल्य से 15% ज्यादा। अंकित मूल्य 100 है ना मार्क प्राइस, इससे 15 ज्यादा में, यानी कि 115 ज्यादा में बेच रहा है। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। वो 90 में खरीद के और 115 में बेच रहा है, तो बताओ सीधे सीधे 25 रुपए का फायदा हो गया 90 पर। इसको परसेंटेज में बताना है, बताओ 1/9 कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 1/9 11 होता है, और ये 25 है तो 25 को 11 से गुना करोगे तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ये आंसर है। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा अपने पास 250/9। आप देख लो ये कितनी बार में कटेगा, तो आप बोलोगे कि ये दोस्तों 9×3 = 27, लगभग 30 बार में कटेगा, तो उससे थोड़ा सा का तो गैप है। या आप डिवाइड कर लो पूरा पूरा कि ये देखो 9×2 = 18 हो गया, और फिर 7 और 0 70 बच गया, तो लगभग ये 9×8 = 72 28 ही आएगा। 70 बच रहा है ना, तो लगभग 72 आप मान लो। अप्रोक्सीमेट आंसर हमें बताना है, तो ये 27 पॉइंट समथिंग आता, तो उसको हमने 28 कर दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि जब सुलेखा किसी वस्तु को 870 रुपये में बेचती है तो उसे प्राप्त लाभ उसके द्वारा उसी वस्तु को 450 में बेचने से हुई हानि के दोगुने के बराबर है। तो 15% प्रॉफिट के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। एक तो आप ये चेक कर सकते हैं 15% प्रॉफिट का मतलब 115% निकालना, जो कि 23 और 5 का मल्टीपल है, तो आंसर 23 से कटेगा, ये चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें टाइम लग सकता है क्योंकि 23 के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो एक बार वो 875 में बेच दिया, ध्यान से बात समझना, 870 में, यहाँ मैं सीपी लिख देता हूँ और यहाँ पर 450। तो ये कह रहा है कि 450 बेचने पर जो हानि होती है उसके दोगुने के बराबर लाभ होता है उसे, यानी कि अगर हानि 2 रुपए की है तो लाभ 1 का हुआ होगा उसको। बात समझना आप ध्यान।
उल्टा हो गया, अच्छा हाँ उल्टा हो गया, उल्टा बिल्कुल, यहाँ पर 2 होना चाहिए था ना। जो प्रॉफिट है वो हानि का डबल है, देखो यहाँ पर हानि के दोगुने के बराबर उसको लाभ होता है, तो ये 2 हो गया। अब बताओ रुपए में गैप कितने का है, तो आप बोलेंगे दोस्तों 870 में से अगर 450 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 420। रुपए में 420 का गैप है, लेकिन ये यूनिट में कितना है, 2 और 1 3 यूनिट का गैप है, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट की वैल्यू 420 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 या 42 यानी कि 140 है। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 140 है तो 450 में हम 140 जोड़ेंगे तो सीपी आ जाएगा, यानी कि सीपी कितना है, 450 में 140 जोड़ोगे तो ये 590 आ जाएगा, यानी कि 590 का खरीदा है और 15% प्रॉफिट लेकर बेचना चाहता है, तो कितने में बचेगा बताओ, तो आप बोलेंगे कि एसपी जो होगा ये 590 का, यार क्या लिख दिया हमने, एसपी जो होगा ये 590 का, 1 मिनट, देखो 590 का 115% आपको बताना है, तो ये 1 पॉइंट से 1 पॉइंट तो कट जाएगा, और ये देखो 9 पचे 45 आएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट में 5 आ रहा है, और ये 10 है नीचे तो पॉइंट भी आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 5 आएगा, तो ये सारे ऑप्शन तो चले गए सीधे सीधे। आगे चेक कर लो कि इसके बाद क्या आएगा अपने पास। इसके बाद देखो, अच्छा देखो हमारे जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ना भी ये 3 का मल्टीपल है, तो हम ऑप्शन में इनमें से छांट सकते हैं, जो 3 का मल्टीपल होगा वो आंसर नहीं होगा। तो ये देखो ये 6 कट रहा है 3 से, ये भी 6 कट रहा है, 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है, यानी कि ये 3 से कट रहा है, तो ये आंसर होगा अपना। या फिर आप डीएस अप्लाई कर सकते थे, यहाँ पर देखो डीएस अप्लाई करते तो ये 9 तो नहीं लेते, यहाँ 5 आता, और यहाँ पर कितना है अपना 5 और 2 7 है, तो ये 7 पच्चे 35, 35 का डीएस कितना होगा 8, तो आंसर वो होता है जिसका डिजिटल सम 8 होता है। देखो पहले में तो डीएस कितना है 6 है, यहाँ पर 6 6 12 और 7 19, यानी कि यहाँ पर डीएस 1 है, इसमें डीएस कितना होगा, देखो ये 6 6 12 और 5 17 और 6 24, यानी कि 17 और 6 23 हो रहा है ना, तो डीएस 5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ चेक कर लो तो आप बोलते 7 से 13 और 5 18 और 8 26 का डीएस होगा 8, ये हो जाता है आंसर, तो आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखो ये कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है, 16:2/3% बढ़ जाती है, तो एरिया में कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ये बता दो। काफी आसान है, बताओ इसका मतलब कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसका मतलब 1/6 होता है, यानी कि अगर वैल्यू 6 थी तो वो 7 हो जाएगी, लेकिन एरिया है तो 2 बार हमें लेना पड़ेगा, ये मैंने काफी अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। तो ये देखो कितना आ गया यहाँ पे, अगर ये 36 होता तो चेंज होने के बाद ये 49 बन जाता, बताओ कितना चेंज हो गया, तो आप बोलेंगे दोस्तों ये 4 और 9 13 चेंज हो गया कितने पे, 36 पे, तो ये 100 पे कितना बनेगा, यही तो आपको बताना है। 9 चौके 36 और 25 चौके 100, 25 को 13 से गुना कर लो तो 25 दहा 250 और 25 तिया 75, 250 में 50 मिला लो 325 ही आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ गया 325 और नीचे आ गया 9, तो ये कितना बनेगा 9 तिया 27, और फिर देखो 3 और 2 5 5, यानी कि 9 छक 54, 36 से आंसर शुरू होगा, और ये है 36 से शुरू होने वाला। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर 5:1/2 आवर्स, 5.5 घंटे तक एक ट्रेन चलती है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड द अदर हाफ एट 20 मीटर पर सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर आपको ये बताना है, यानी कि पहली आधी दूरी वो 60 की स्पीड से चलती है और अगली आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहाँ यूनिट को भी ध्यान में रखना, 60 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ 20 मीटर पर सेकंड है। अगर हमें डिस्टेंस किलोमीटर में बताना है तो हम एक काम करते हैं, ये जो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है इसको भी पहले किलोमीटर में चेंज कर लो। कैसे चेंज करेंगे किलोमीटर में दोस्तों, आपको पता है कि 20 को अगर हमें 18/5 से गुना करें तो ये किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, ठीक है, तो चेंज कर लो, 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि दूसरा स्पीड है 72 का है और पहला स्पीड 60 का था, 5.5 घंटे तक चली है, तो टोटल डिस्टेंस बताना है। देखो आपने एवरेज स्पीड पढ़ा होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो अगर एवरेज स्पीड को हम टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और एवरेज स्पीड कैसे निकलता है ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो बस ये स्पीड हो गया और इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, निकाल लो। तो ये 2x के जगह पर हम कितना रख लेते हैं 60 और y के जगह पर 72, और नीचे x प्लस वाई यानी कि 60 और 72 जोड़ोगे तो ये 132 और इनटू का टाइम 5.5 घंटा, यानी कि 5.5 का मतलब 11/2, यही होगा 5.5 घंटे का मतलब यही तो हुआ, 5 दूना 10 और 1 11/2। चलो काट लो, अब देखो ये 11 से कट जाएगा 12 बार में, और ये 12 से कट जाएगा 12 छक 72, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये 360 बन रहा है ना, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है द एवरेज ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, ये आपको 4 नंबर्स 4 डिजिट वाले नंबर हैं और नंबर भी 4 ही हैं, इनका एवरेज ये है 2925, तो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस, ठीक है।
अब देखो ऐसे में हमें x की वैल्यू निकालनी होती है और ये बिल्कुल डिक्टो रिपीटेड क्वेश्चन है CHSL का। CHSL 2021 वाला जो 2020 का पेपर था, इसका अगर आपने मेरा एवरेज का वीडियो देखा है तो आपको जरूर पता होगा कि इसके जितने भी एवरेज के क्वेश्चन आए थे इसको मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व कराया है अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, NK मैथ्स और फिर नंदू कुमार, ये चैनल है अपना, और इसी नाम से इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस पे मैंने ये एवरेज के जितने भी क्वेश्चन आए थे CHSL के, CGL 2020 के, दोनों को सॉल्व कराया है मैंने, और बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे CHSL वाले में और यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप जरूर से पूरी देखिए। अब देखो जिन्होंने देखा होगा उनको तो फायदा हो गया ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट डिजिट चेक करो। जैसे अगर हम सम की बात करें, बताओ अगर मैं सम लिखता, यानी कि योगफल हिंदी में बोलेंगे, तो 4 अंकों वाली संख्याएं हैं, और कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 4 संख्याओं का योगफल आप बोलोगे तो योगफल क्या होता है, एवरेज इनटू का नंबर। तो नंबर कितने हैं, देखो ये एवरेज है और कितने नंबर्स थे, 4 नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एवरेज आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो तो आप बोलोगे 25 चौका 100, यानी कि 0, 10 बचेगा फिर। तो या फिर आप ऐसे कर लो, 5 चौके 20 हासिल 2 होगा, और 2 चौके 8 तो 10, एक बार और 0 आएगा ना, 1 बचेगा। फिर 9 चौके 36 और 1 37, और फिर 2 चौ, अब देखो आगे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर x सेकंड डिजिट में ही आ गया है, तो हमें बस लास्ट का 2 डिजिट ही चाहिए था, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ तक आपने कर दिया तो आप बस लास्ट के 2 डिजिट को पहले ऐड करके देखो, पहला डिजिट ये 4, ये 5 9, और ये 3 12, और 8 20, तो 20 का ये 0 आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास कैरी 2 हो गया, हासिल 2 हो गया हिंदी में, तो 2 और ये 4, अब अगले डिजिट को हम जोड़ रहे हैं, देखो 2 और ये 4 6 और 4 10, 10 और ये 3 13, तो 13 तक हमारा आ गया। अब ये x बच गया सेकंड डिजिट, तो 13 में हम क्या जोड़ें कि आगे फिर से ये 0 बन जाए। बताओ 13 के आगे ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो वो तो 20 ही है, और 13 में हम जब 7 ऐड करेंगे तभी 20 बनेगा, यानी कि x के जगह पर क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, ठीक है। तो x के जगह पर अगर 7 आ गया तो आप इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये कितना होगा, 7 5 35 और 3 38, और ये होगा 7 9 63 में से 5 जाएगा दोस्तों, तो कितना होगा 58। इनका एवरेज कितना होगा, जोड़ कर आधा कर लो या पहले ही आधा करके जोड़ लो। तो बताओ 38 का आधा 19 होगा, और 58 का आधा कितना हो गया, 29। इनको जोड़ोगे तो लास्ट में 8 आएगा, ये आंसर होगा। यूनिट डिजिट पर हमने काम कर दिया। देखो जब तक आप स्पीड नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आने वाला है मैथ में, ठीक है। धीरे धीरे करने का मतलब कोई फायदा नहीं है फिर मैथ में, ठीक है। आपको पूरा स्कोर करना है 25 में 25, आउट ऑफ 25 आपको 25 स्कोर करना है। और अगर आप NTPC देने जा रहे हो तो भी उसमें अगर 30 क्वेश्चन मैथ के हैं तो पूरे 30 क्वेश्चन को टारगेट करना है कि 30 में 30 आए। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि NTPC के लिए जो NTPC का CBT 2 होने वाला है, इसके लिए CBT 2 के लिए हम अभी एक लेटेस्ट बैच लाने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता है कि इसके लिए अब अप्रोक्सीमेट 1 महीने रह गए हैं, पूरे पूरे 1 मंथ, ठीक है। आपको पता है कि ये 15 जनवरी तक तो रिजल्ट भी आएगा, तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये 15 जनवरी को ही रिजल्ट दे, या उससे 1-2 दिन पहले भी दे सकते हैं, जनवरी तक रिजल्ट दे देंगे। और फिर फरवरी में पेपर भी है, तो 1 महीने हैं, और इसी 1 महीने में एक धमाकेदार बैच हम ला रहे हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस पे होगा। अगर आप चाहें तो उसे जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें NTPC के लेवल तक का, CBT 2 लेवल तक का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे लेवल के, जो NTPC में आ सकते हैं या जो NTPC CBT 1 में आए हैं, उन सबको मैं डिस्कस कराऊंगा। डेली 1 से 2 घंटे की क्लास लगाऊंगा और बिल्कुल अपने अंदाज में आपको पूरी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, और आपका प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर से एक बार इंक्वायरी करो, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ये बिल्कुल कम प्राइस पे आएगा, 500 से नीचे ही आएगा। मुझे लगता है कि 500 से बहुत कम आएगा, जो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप ज़रूर से 1 महीने हमारे साथ मेहनत कीजिए और अच्छे से NTPC CBT 2 के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन पर। अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम की ID है NK मैथ्स _ और फिर नंदू कुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब और अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में क्या करो, आपकी प्लस और माइनस से इनको डिवाइड करके और इनको अलग अलग आप टर्म्स मान लो। जैसे इनको मैं एक अलग टर्म्स मान लेता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अलग टर्म्स मान लेता हूँ, और इनको अलग टर्म्स।
अब कोई परेशानी नहीं होगी, 3 अलग अलग टर्म्स हैं। देखो ये इजी है, इसको पहले कर देते हैं। ये कितना है 1/4 और ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 2 जा कट जाएगा, यानी कि ये माइनस का 1/6 आ गया। ठीक है, इनका खेल खत्म हो गया। बीच वाले का देख लीजिए, ये 7 है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करते हैं, तो आप बोलें कि ये है 5 चौक 20 एक 21/4, और इस डिवाइड को यदि मैं मल्टीप्लाई लिखूं तो ये दोनों ही इंटरचेंज होगा, दोनों ही रिवर्स होगा। ये 7/3 हो जाएगा और ये 4/1 होगा। दोनों क्यों रिवर्स हो रहा है? क्योंकि बीच में ऑफ है, तो पहले इन्हीं की का क्रिया होना था, इसलिए दोनों को मैंने रिवर्स कर दिया। और इंटू का अगला 2/7 है, ये ठीक है। और इन सब के साथ अब देखो ये डिवाइड का साइन है, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है, यानी कि 5 5 25 3 28 ऊपर बन रहा है ना, तो 28 नीचे और ऊपर चला गया 5। ठीक है, क्लियर है। अब कैंसिल आउट कीजिए आप इसमें से जो भी हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि देखो इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21, और इस 7 और इस 4 से ये 28 कट जाएगा, और इस 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ये आ गया 5/2। इनको चेक कर लो, ये कितना है हमारे पास, देखो ये 4/5 है, और इंटू 9 और 1 10/9, और इंटू का ये 15 ऊपर और 8 नीचे, यही आने वाला था। तो आप बोलते दोस्तों कि ये हो गया हमारे पास 4 दूना 8, और 2 और 5 से ये 10 कट जाएगा, और ये 3 तिया 9 और ये 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया 5/3। ओवरऑल कितना बन गया आप जरा एक बार देख लो। एक तो 5/3 बना अपने पास, और प्लस का 5/2 बना, और माइनस का 1/6 बना। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये 3 दूना 6 यानी कि 5 दूना 10 बनेगा, और ये 2 तिया 6 तो 5 तिया 15, और माइनस का ये 1, तो ये 25 में से 1 गया तो 24/6 बन गया, यानी कि 6 चौके 24, ये 4 आएगा। ठीक है, तो ये अपना सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब ऐसे आप डिवाइड कर लोगे ना 3 टर्म जैसे मैंने मान लिया, तो ऐसे में कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, और आपको लगता भी नहीं है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और गलती होने की चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि R% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में इतना हो जाती है, और वही धनराशि R+2% के रेट पर SI पर उतने ही टाइम के लिए वो इतना हो जाती है, तो R की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो पहली बार जो अमाउंट बना है वो 15,748 बना है, टाइम 3 ईयर्स है, और रेट R% है। अगली बार में टाइम सेम है, बस रेट 2% इंक्रीज हो रहा है। आप बताओ अगर एक साल में वो 2% बढ़ रहा है, तो पूरे 3 साल की बात है, तो 3 साल में वो 2% बढ़ेगा, तो 6% इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज 6% का है, लेकिन ये एक्चुअल में अमाउंट में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोले कि 5,748 से ये बन गया कितना 16,541, 15,000 सॉरी था, 15,748 से 16,000 ये 510 बन गया। तो कितना इंक्रीज हो गया है, माइनस कर लो आप इनको, आपको पता चल जाएगा कि रेट में अमाउंट में कितना इंक्रीज हुआ है। तो 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा दोस्तों कितना 0। तो फिर से 10 में से 4 जाएगा तो ये 6 बच जाएगा, और यहाँ बच गया हमारे पास कितना 4। तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, और वो तो 15 ही हो गया। तो 6% की वैल्यू इतनी हो गई। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 6 से काट लो ये 6 एक बार में। ठीक है, 12 छक 72 हो गया, और 6 सत्ते 42, 127। एक की वैल्यू अगर ये है 1% की वैल्यू एक्चुअली में, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 127 पर 2 जीरो, और ये प्रिंसिपल आ गया। अब 100% हमेशा प्रिंसिपल के इक्वल होता है, तो ये प्रिंसिपल होगा। और अगर ये प्रिंसिपल की वैल्यू है दोस्तों, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा बताओ। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि ये अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दें। अच्छा देखो 3 साल में ये कितना बना था 15,748, अगर इस 3 साल में ये इतना बना है, तो इसमें ये प्रिंसिपल भी तो है, अगर उसमें से प्रिंसिपल हटा दें तो 3 साल का ऐसा ही निकल जाएगा। तो अगर मैं उसमें से ये प्रिंसिपल हटा दूं दोस्तों, तो ये कितना बनेगा, देखो एक ही बार में 15,748 में से ये माइनस कर रहा हूं, तो लास्ट में 48 तो रहेगा ही रहेगा हमारा, और 7 में से 7 जाएगा तो 0, और 15 में से 12 जाएगा तो 3, यानी कि ये एसआई आ गया कितने साल के लिए दोस्तों 3 इयर्स के लिए। अब रेट के लिए फॉर्मूला लगा दो, रेट होता है एसआई इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300। फॉर्मूला नहीं भी लगाते तो भी बन जाता, लेकिन मैं फॉर्मूला आपको लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने शायद विदाउट फार्मूला किया हो नहीं किया हो, और अगर मैं बिना फार्मूले कर दूं तो आपको हो सकता है समझ ना आए। तो मैं एक बार फार्मूले पे आता हूं, एस आई इंटू 100, तो एस आई है हमारा इतना, और इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल हमारा कितना था 127 पर 00, और ये एस आई कितने साल के लिए है 3 साल के लिए, तो नीचे 3 आ गया। इसको कैलकुलेट करना है, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 3 से पहले इसको काट देते हैं, तो आप बोलोगे 10 तिया 30 और 16 तिया 48। अब 7 है यहाँ पर और ऊपर 6 है, तो कितनी बार में कट सकता है देखो, और फिर लास्ट में 5 आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। 8 या 9 क्या, देखो 7 के लास्ट में 9 एक ही बार पे आता है 7 टाइम्स पे,
तो ये तो कटना नहीं है, फिर ये नहीं होगा, ये होगा। यूनिट डिजिट आप चेक कर लो ना, 7 8 56 होता है, ये 7 है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी लास्ट में 6 आ सकता है, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो। एक बार समझना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ऊपर है हमारे पास 10 और 16 और नीचे है 127। अभी मैंने ये देखा कि 7 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ये लास्ट में 6 दे दे, तो आप बोलोगे 7 के टेबल में या तो 7 7 था, 7 छक 42, अच्छा ऊपर 2 था, सॉरी ये ऊपर 2, 16 3 48, 3 से कटा था ना, तो 7 8 56, ठीक है ठीक है। 7 दूना 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 छक 42, 7 8, देखो 7 के टेबल में बस एक ही बार पे 6 आ रहा है, 7 8 जा, ठीक है 7 8 जा 56 होता है, तो बस 8 टाइम्स पर आ रहा है, यानी कि आंसर का यूनिट डिजिट 8 होगा, और वो केवल ऑप्शन डी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 मेन एंड 2 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज और 11 मैन एंड 5 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज। तो कह रहा है कि सेम वर्क अगर 6 दिन में खत्म करना हो तो नंबर ऑफ वुमेन बताओ, केवल वुमेन से अगर कराना हो 6 दिन में तो कितना टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आप ये बोलेंगे 5 पुरुष यानी कि 5 मेन और प्लस 2 वुमेन कितने दिन में करते हैं दोस्तों, ये 9 दिन में करते हैं। और सेम वर्क यदि 11 मेन और साथ में 5 वुमेन करती हैं तो कितना दिन लग जाता है, 4। यहां से आप मेन और वुमेन का रेशियो निकाल दो, तो देखो ये 9 5 45 है, यहाँ पर 45 मेन है और यहाँ पे 11 चौक 44 मेन है, यानी कि इनका गैप कितने का आ गया, एक बार का, तो एक ही मेन बचेगा। और ये 9 दूना 18 मेन और यहाँ पर 5 चौक 20, तो यहाँ ये 2 का गैप है ना, तो ये 2 वुमेन आ गया। तो M/W इनका रेशियो क्या बन गया, 2/1, यानी कि मैन 2 यूनिट का काम करेगा तो वुमेन 1 यूनिट की काम करेगी, यही बात है। अब कह रहा है कि ये 6 दिन में काम खत्म करना है तो कितनी महिलाएं लगेंगी बताओ। कोई सा भी उठा लो, अगर आप इसको लेते हो तो आप बोलेंगे दोस्तों कि इसमें देखो m के जगह पर हम 2 पुट कर देते हैं तो ये 10 बन गया और 2 12, यानी कि टोटल वर्क है 12 और इंटू का 9, ये 9 भी लेना होगा। और यही काम हमें महिलाओं से कराना है, तो महिलाओं की इफिशियंसी तो 1 ही है, तो बस 1 और इंटू का 6 दिन, आप x भी ले सकते हो। तो ये 6 दूना 12 और 9 दूना 18, यानी कि 18 दिन लगेगा इनको। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x बी द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर such that when it is divided by 5 6 7 and 21 it leaves the remainder same remainder, सॉरी हर एक केस में रिमाइंडर सेम बचता है, और वो रिमाइंडर कितना है, 4 है, हर एक केस में 4 रिमाइंडर बचता है। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x, x का ds बताना है, डिजिटल सम, तो डिजिटल सम नहीं कहेंगे हम, डिजिट्स उसके जितने भी होंगे उनका सम बताना है, ठीक है। देखो अगर ये सम नहीं बताना होता ना तो बहुत फास्ट हम करते इसको ऑप्शन के थ्रू, लेकिन यहाँ पर सम बताना है तो हम एक बार वो नंबर फाइंड आउट हमें करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है, फिर हम उसका जितने भी उसके डिजिट्स होंगे उनको ऐड कर लेंगे। अब देखो सबसे पहली बात की जो डिजिट हो, जो भी वो नंबर बनेगा जो इनसे कट जाएगा वो इनका एलसीएम ही होगा। तो इनसे कटने वाला कौन सा नंबर होगा, इनका एलसीएम फाइंड आउट करो, लघुत्तम। कैसे निकालेंगे, 21 को तोड़ देते हैं, 3 सते 21 बन गया, और देखो 7 तो इसी में चला गया, इसका 1 3 तो चला गया, तो 5 दूना 10 और बचेगा, यानी कि 210 आ गया एलसीएम। अब एलसीएम 210 है, यानी कि सबसे छोटी वो संख्या जो इनसे कट जाएगी वो तो 210 है, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या ऐसा नहीं चाहिए जो कट जाए, हमें रिमाइंडर भी 4 लाना है, तो हम इसमें 4 ऐड कर देते तो वो नंबर मिल जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, ये कह रहा है कि वो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसी में 4 जोड़ दें दोस्तों तो ये 3 डिजिट का नंबर रह जाएगा, अगर इसमें मैं 4 ऐड कर दूं, और हमें 5 डिजिट का नंबर बताना है। तो आप बताओ 210 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें दोस्तों कि ये उसके बाद 5 डिजिट का नंबर बन जाए, हमें 5 डिजिट का नंबर लाना है। तो आप इस जीरो को कैंसिल करो और इधर से भी एक डिजिट छोड़ दो, आप बस 21 को बताओ कि 105 तक हम कैसे लेके जा सकते हैं। तो आप बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 21 बचे, ये 105 बन जाता। आप अगर ज्यादा कैलकुलेशन चाहते हो तो ये जो जीरो है वो यहां पर आता, और हमें चूंकि ये कितने डिजिट का चाहिए भाई, 5 अंक का चाहिए, तो 4 अंक तो हो गए, तो हम 50 से गुना कर देते, ये इतना बन जाता, हो गया 4 अंक का। बात समझ रहे हो आप या नहीं, मैंने क्या किया ये बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि आप 210 जो एलसीएम आ रहा है इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो और बस इसे 5 डिजिट का बना दो और कोशिश करो कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बने। तो हमें बस ये दिखा कि अगर मैं 21 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 84 पे रह जाएगा, यानी कि अभी ये 4 डिजिट में ही रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसे 5 से यानी कि 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 5 डिजिट का बन गया। अब हमें देखना है कि चलो ये तो इन सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए थी 5 अंकों का।
तो क्या ये 5 डिजिट का वो सबसे छोटा नंबर है जो 210 से कटेगा? तो आप बोलेंगे कि नहीं, इसमें एक बार और 210 के नहीं, 2 बार 210 माइनस हो सकता है, तो इसमें से 2 टाइम्स हमने 210 का यानी कि 410 माइनस कर दो, 420 सॉरी 420 इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? ये 10 और 500 में से 420 जाएगा तो बस 80 बचेगा हमारे पास, यही होगा ना। तो कैसे मैंने माइनस कर दिया, ये 0 और 10 में से 2 गया 8 और ये 4 4 0, एक और 0 आएगा यहाँ पर, तो 10,800 बचा हमारे। 10,500 से 10,800 कैसे हो सकता है? कहीं गलत कर दिया क्या? 0 10 में से 2 गया 8, अच्छा अच्छा, और यहाँ पे बच रहा था हमारे पास 4 में से 4 गया 0, ये हमने गलत लिख दिया, उससे कोई बात नहीं, फिर भी आंसर हमारा सेम आता। ये हमारे पास आ रहा था 10, 0 में से 0 गया 0 और ये 10 में से 2 गया तो 8 और यहाँ बच गया 4 में से ये 4 और ये 9 आ रहा था, यहाँ एक और 0 आएगा ये। तो ये वो नंबर है जो 5 अंक का सबसे छोटी संख्या है और ये इन सबसे कट भी जाएगा, लेकिन हमें पूरा नहीं काटना था, 4 हमें शेष भी चाहिए था, इसमें अब 8 4 कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर मिलेगा। लेकिन नंबर तो निकालना नहीं है, उसके डिजिट का सम निकालना है, तो हम यहीं से डिजिट का सम निकाल लेते हैं कि ये 1 और 8 9 और ये 4 मिलके कितना होगा? 13, यानी कि सम कितना होगा? 13 होगा। देखो, या तो आप ऐसे करो या फिर आप ऐसे करते कि 210 से जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो क्या होगी? 1 पर 4 जीरो, इसको डिवाइड करते हैं और ऐसे भी आप बना सकते हो, लेकिन ये फास्ट रहता है, बस हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत कर दी इसलिए टाइम लग गया, वरना ये जो डिवीजन वाला मेथड है इससे ये फास्ट रहता है, बस हम ढूंढ लेते हैं झट से। सिंप्लीफिकेशन का तो काफ़ी बोलबाला है, एमटीएस में तो एक एक पेपर में 3 तक क्वेश्चन आ चुके हैं केवल सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, देखो फिर से हम वैसे ही डिवाइड कर लेते हैं, इसको तो हम अलग ही रखते हैं 16 का, और यहाँ से ये पूरी देखो, अब इसको हम एक मान लेते हैं और एक इनको मान लेते हैं फिर, और इनका बाद में हम करेंगे फैसला। तो ये आप बीच में डिवाइड है तो पहले कैंसिल करोगे, 6 से ये 6 बार में कटेगा और फिर पहले मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूना 12 और 6 में से 12 जाएगा तो -6 आ जाएगा। और यहाँ क्या है, पहले ऑफ का बात होगा तो ये 7 दूना 14 सत्ते 98, यानी कि ये 7 आ जाता, और ये बीच में एक और माइनस है तो एक्चुअली में ये माइनस माइनस प्लस बन जाता, तो ये कितना आ गया? 13। अब पूरा लिख लो, कितना बच गया हमारे पास? 16 और माइनस का ये कितना है? 4, और अंदर है हमारे पास 4 और माइनस का 13, यही है। तो ये 16 और माइनस 4 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 9 और 9 चौके 36, यानी कि प्लस का 36, ऐड करोगे 52 आएगा, यानी कि 52 होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी एक वायरल क्वेश्चन है, कई बार मैंने बता दिया है। व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दिस नंबर्स द नंबर सो ऑब्टेन्ड, नंबर्स होना चाहिए एक्चुअली में, सो ऑब्टेन्ड इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हमसे मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है इनका। सब इजी क्वेश्चन है, क्या करना है आपको? देखो, पहला और थर्ड वाला लेना है, मैंने बहुत बार इसे बता रखा है और पेड कोर्स में मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया भी है आपको। देखो, हम एसएससी के लिए भी मैं ला रहा हूँ प्रैक्टिस बैच, ठीक है, क्योंकि एसएससी का जो पेपर होना है सीजीएल का, वो अप्रैल में होने वाला है, तो आप मान के चलिए कि सीजीएल के इस पेपर के बाद ही और कोई पेपर होगा। ठीक है, एसएससी की हम बात कर रहे हैं, तो एसएससी अगर आप सीजीएल या फिर सीपीओ या फिर सीएचएसएल, इवन आप एमटीएस की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर से पेड बैच, जो प्रैक्टिस बैच की हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशन की नहीं, एसएससी के लिए प्रैक्टिस बैच में ला रहा हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच एसएससी वाली जो होगी ये भी जनवरी में हम शुरू करेंगे और ये अप्रैल तक चलेगा पूरा, जब तक पेपर नहीं होता सीजीएल का। और जो एनटीपीसी वाला है वो तो धमाकेदार शुरुआत करेंगे बिल्कुल जनवरी से फरवरी तक ही। इतने ही टाइम में बहुत जीत और मेहनत करेंगे, और सीजीएल के लिए भी हम काफ़ी मेहनत करेंगे, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के लिए। तो अगर आप प्रैक्टिस बैच कोई भी ज्वाइन करना चाहते हो एसएससी के लिए या फिर एनटीपीसी के लिए, तो जरूर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बोला कि फर्स्ट और थर्ड लिख दो, फिर इनका गैप लिखो। 24 और 33 में कितने का गैप है? तो आप बोलें कि 6 और 3 9 का गैप है, और 20 और 26 में कितने का गैप है? 6 का। अब यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे लिखते हैं? देखो, जो इनका गैप है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 9 में से 6 गया तो 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके गैप देख लो, तो 24 छक कितना होता है? तो आप बोलेंगे 24 छक होता है 20 छक 120, 144 होता है, और ये 20 नमा 180 होता है। तो गैप कितने का आ गया? 36 का। 3 की वैल्यू 36 आ गई, यानी कि 1 का वैल्यू कितना होगा? 12, और 1 की जो वैल्यू है एक्चुअली में यही x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू अगर 12 आ गई हमारे पास तो कोई बात ही नहीं रह गया, यहाँ पर x की जगह पर 12 रख दो, तो ये 12 दूना 24 और 1 25 बन जाएगा, और ये 12 25 60 में से 11 जाएगा 49। इनका मीन प्रोपोर्शन निकाल दो, मीन प्रोपोर्शन होता है रूट अंडर ए बी, तो रूट अंडर किसका भाई? 25, और एक आया है 49, तो 25 का वर्गमूल तो 5 होगा और 49 का 7,
35 आएगा, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में जाने की चाल से 2.5 गुना है। ठीक है, नाव द्वारा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी यानी कि सेम डिस्टेंस कवर करने में टोटल 7 घंटे का समय लग जाता है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल यानी कि डाउन स्ट्रीम में आपको पूछ रहा है। देखो, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम में हम बोलते हैं धारा की विपरीत दिशा में, और ये धारा की सीधी दिशा में यानी कि धारा की दिशा में, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो डाउन सॉरी उल्टा हमने लिख दिया, एक्चुअली में ये उल्टा हो गया, हिंदी में हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है धारा की दिशा में यानी कि सीधी दिशा में, और डाउन यू का मतलब हुआ उल्टा दिशा में, सीधा आप समझ लो, यू से उल्टा भी बनता है। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों कि ये कह रहा है कि सीधी दिशा में जो उसका स्पीड है वो अपोजिट वाले से यानी कि विपरीत दिशा में जो स्पीड है अप स्ट्रीम में उसका 2.5 गुना है। यानी कि अप स्ट्रीम में अगर स्पीड 2 है दोस्तों, तो जो डाउन स्ट्रीम में यानी कि सीधी दिशा में होगी वो 5 होगी, 2 का 2.5 गुना 5 हो गया। ये स्पीड का रेशियो है। और देखो, अगर ये स्पीड का रेशियो है दोस्तों तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा यानी कि 2:5 होगा। ये मैंने बहुत बार सिखाया है, पेड में भी और फ्री में भी। फ्री वाला भी अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि यदि सीधी दिशा में उसको चलने में 2 घंटे का टाइम लगता है तो उल्टा दिशा में जाने में उसे 5 घंटे का टाइम लगता होगा। और ओवरऑल टाइम कितना लग गया, तो आप बोलोगे 5 और 2 7 यूनिट का, और क्वेश्चन में जो टोटल टाइम है वो भी 7 घंटे का है। तो देखो, अगर 7 यूनिट 60 घंटे का बराबर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 2 घंटे ही लगते हैं और यहाँ पर 5 ही घंटे लगते हैं, तभी तो ये 7 घंटे बनेंगे ना। तो धारा की अगर सीधी दिशा में यानी कि वो डाउन स्ट्रीम में अगर चले तो उसको टोटल 2 घंटे का टाइम लग जाता है। अब बताओ, 2 घंटे में अगर वो 30 किलोमीटर जाता है तो स्पीड क्या हो गई, 15 की। बात समझ रहे हो, 2 घंटे में वो 30 किलोमीटर चला गया तो हर एक घंटे में 15 गया होगा, ये स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कोई दुकानदार 72 रुपए में 10 की रेट से 60 संतरे खरीदता है और 90 रुपए में 12 की रेट से उतने ही संतरे यानी कि 60 ही संतरे खरीदता है, और इस लेन देन में वो 118 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च कर देता है और फिर सभी खरीदे हुए संतरे को वो बेच देता है, और इस पूरे लेन देन में उसे 26% का प्रॉफिट हो जाता है। तो बताइए कि 32 संतरों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस टोटल निकालते हैं कि टोटल उसकी खरीदारी कितने की रही। तो आप बोलेंगे कि वो 60 ऑरेंजेज खरीदता है और किस रेट में, रेट ऐसा है कि 10 संतरे मिलने हैं 72 रुपए के। तो देखो, अगर 10 संतरे 72 रुपए के मिलते हैं तो 60 संतरे कितने के मिलेंगे, तो आप बोलेंगे कि 10 का ये 6 गुना है, तो टोटल प्राइस भी 72 का 6 गुना लगेगा यानी कि 72 गुना 6, ये तो पहले के पास से खरीद लिया। फिर दूसरी बार 12 संतरे 90 रुपए का खरीद रहा है, तो 60 संतरे कितने का खरीदेगा दोस्त, तो ये 12 का 5 गुना है ना 60, तो ये भी 5 गुना लगेगा यानी कि 9 पचे 45, 450 रुपए तो यहाँ लग गए। फिर 118 रुपए और उस पर एडिशनल उसने ट्रांजेक्शन कर दिया और उसको इधर उधर करने में लेन देन में 118 और खर्च हो गया, तो ये भी उसके सीपी में जुड़ेगा, तो 118 जोड़ दिया। सबको जोड़ लो, कितना होगा, ये 6 दुना 12 और 7 छक 42 और 1 43, तो ये है। तो अगर इसमें 118 जोड़ दें तो ये अगर 18 में केवल जोड़ दूं तो ये 450 बन जाएगा, तो 450 900 और ये 100 कितना बन गया, 1000, यानी कि टोटल 1000 रुपए की तो उसकी खरीदारी बन गई। तो एसपी वो बेचेगा कितने में, तो आप कह रहे हैं कि उसे 26% का ओवरऑल प्रॉफिट भी चाहिए। 26% का प्रॉफिट का क्या मतलब है, देखो, अगर 100 होता दोस्तों तो 26 का प्रॉफिट चाहिए था, लेकिन ये 1000 है, एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो 26 पर भी एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि 260 का उसे लाभ चाहिए। अगर 1000 में खरीदा है और 260 का फायदा चाहिए तो वो 1260 में बेचेगा। अब देखो, हमसे ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ कि 32 संतरे उसने कितने में बेचे। तो हम ये जान रहे हैं कि उसने संतरे खरीदे कितने हैं, 60 संतरे पहली बार में और दूसरी बार में भी उतने ही संतरे यानी कि 120 संतरे खरीदे हैं। तो आप बोलोगे कि 120 संतरे की जो कीमत है, जो विक्रय मूल्य रखा है उसने 120 संतरे के लिए, वो ये रखा है, तो 60 संतरे की 32 संतरे की कीमत कितनी होगी बताओ। 120 संतरे की कीमत अगर इतनी है तो एक संतरे की कीमत, इसको आप 120 से डिवाइड कर लो और हमें 32 संतरे का चाहिए, 32 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 से तो ये कटने से रहा कि 12 से कट जाएगा, 6 2 8 1 9, 12 से कट जाएगा, 12 एक बार में 0, 12 पचे 60, तो ये 32 पचे कितना होता है, 160, यानी कि लास्ट में मुझे लगता है कि कहीं पर गड़बड़ कर दिया हमने क्या, 1260, ये तो 32 पचे 160, लेकिन किसी के लास्ट में 60 है ही नहीं ऑप्शन में। 12 एक बार में 0 और 12 पचे 60,
अच्छा 12×5 = 60 नहीं ना, क्योंकि जीरो तो हमने कैंसिल आउट कर दिया है ना। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 32×5 = 160 यानी कि लास्ट में 6 बनेगा। ये आंसर है, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, लेकिन यूनिट डिजिट 6 बन रहा है तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ ग्रुप ऑफ 108 पर्सन्स, ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज 5:4, द एवरेज हाइट ऑफ द मेल्स इज 158.7 centimeter and that of the females is x centimeter. If the average height of all the persons in the group is 155.5 centimeter, then the value of, ये वैल्यू किसका पूछ रहा है, x का, वैल्यू ऑफ x ये पूछना चाहता है, x की वैल्यू क्या है। ठीक है, एलिगेशन आप लगा सकते हैं या फिर नंबर लाइन पे लेके आ सकते हैं। एलिगेशन लगाना है तो आप बोलेंगे दोस्तों कि देखो जो यहाँ पर मेल हैं उनकी जो हाइट है वो है 158.7, फीमेल्स की हाइट पता नहीं है हमें, और ओवरऑल हाइट जो है ये 155.5 है। बस एवरेज ये लगा लो एलिगेशन। रेशियो पता है, मेल कितने हैं इसमें 5 और फीमेल्स कितनी है 4, तो ये 5 है और ये 4 है। यहाँ से आप बताओ कि ये गैप कितने का आ रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्तों गैप है 7 में से 5 गया तो 2, और 0.8 में से 5 गया तो ये 3, 3.2 का गैप है। अगर 4 की वैल्यू 3.2 है तो 1 की वैल्यू 0.8 होगा, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 1 की वैल्यू 0.8, तो 5 की वैल्यू 8×5 = 4 हो जाएगा। और देखो अगर 155 से, यहाँ पर एक बात समझना, अगर 155 से ये वाली वैल्यू छोटी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी है 155 से, तो ये छोटी होगी। कितनी छोटी होगी, 4 कम होगी, तो 155 में से 4 कम कर दो तो 151.5 आएगा, यानी कि ये आंसर सही है। ठीक है, आप इसको नंबर लाइन पे भी कर सकते थे, अभी नंबर लाइन पे आगे एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, आप देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 214 रुपीज आफ्टर अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15%, 20% एंड 10% ऑन इट्स लिस्ट प्राइस। इट इज सोल्ड फॉर 153 रुपीज। इफ इट इज सोल्ड एट द लिस्ट प्राइस देन द प्रॉफिट विल बी। ये यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 214 रुपये, और ये कह रहा है कि 3 डिस्काउंट मिलने के बाद इसको 153 रुपये में बेचा गया। तो ये कह रहा है कि यदि उसको लिस्ट प्राइस पर यानी सूची मूल्य पर बेचा जाता, अंकित मूल्य पर, तो कितना फायदा होता। कोई बात नहीं, पहले आप मार्क प्राइस निकाल ही लो कि अंकित मूल्य है कितना। तो उल्टा कॉन्सेप्ट हम लगा दें इस पे, मैंने बता रखा है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी वीडियो नहीं देखी है जरूर से देख लीजिएगा। 153 में ये लास्ट वैल्यू है, तो उल्टा कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएं तो 100 ऊपर लिखेंगे, और पहले 15% का डिस्काउंट मिला है तो 85, फिर 100 बटा ये 20% का डिस्काउंट है 80, 10% का है तो 100/90। ये कैंसिल आउट करो तो आप बोलोगे कि ये देखो 17×5 = 85 और ये 20×5 = 100, ठीक है, और ये 20×4 = 80। अब आप ये बोलोगे कि 17 और 9 से ये 153 कट गया और बच गया, अभी इस 0 से ये 0 कट गया और ये 4 से कट गया 25 बार में, तो ये 250 आ गया, यानी कि 250 में बेचता, मार्क प्राइस 250 है। तो ये कह रहा है कि खरीदा तो 214 में है, और अगर 250 में बेच देगा तो कितने का फायदा हो जाएगा, 36 रुपए का। 214 में खरीदा और 250 में बेचेंगे, 36 का फायदा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 16 days एंड 24 days रेस्पेक्टिवली। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। जेड एलन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10.5 days, या फिर 10:1/2 आप कह सकते हो। y and z together can complete 7/8 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन। ये पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा। देखो अगर x काम करता तो 16 दिन में पूरा कर देता, y काम करता तो 24 दिन में पूरा कर देता। एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 16×3 = 48 और 24×2 = 48, 3 और 2 का रेशियो हो गया, यानी कि टोटल वर्क जो है दैट इज 48 यूनिट्स। अब ये कह रहा है कि इन्होंने 4 दिन तक काम किया साथ मिलकर। ये एक दिन में मिलके काम करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट का काम कर लेंगे, लेकिन 4 दिन काम कर दिए, यानी कि 20 यूनिट तो काम इन्होंने निपटा दिया, तो और 28 यूनिट का काम रह गया। और 28 यूनिट का काम जेड कितने दिन में कर देता है, 10.5 दिन में, यानी कि 21/2 दिन में। देखो अगर 21/2 दिन में ये 28 यूनिट का काम कर देता है तो ये 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28, यानी कि ये पर डे कितने यूनिट का काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे 8/3 यूनिट का काम कर रहा है। कौन भाई, जेड। अब ये कह रहा है कि वाई और जेड अगर मिल जाए तो एक साथ वो टोटल वर्क का 7/8 पार्ट कितने दिन में कर लेंगे। कोई बात नहीं, पहले वाई और जेड मिल जाए तो बताओ कि इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। तो आप बोलेंगे वाई 2 यूनिट था और जेड था 8/3, तो ये दोनों को ऐड कर लो, 2 और 8/3, तो ये 3 दूना 6 और 8 14/3 यूनिट का इनका एफिशिएंसी हो जाएगा। डेली ये इतना काम कर देंगे 14/3। और काम कराना कितना है, तो आप बोलेंगे दोस्त की काम करवाना है हमसे टोटल काम का 7/8। टोटल काम 48 है, इसका 7/8 कितना होगा, 7×6 = 42 होगा,
और ये काम कराना है आपको 14 और ऊपर 3 चला गया, इससे काम कराना है तो इससे डिवाइड कर दो, 14 तिया 42, 3 तिया 9 दिन लगेगा, यानी कि ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि एक्स की राशि को ABCD के बीच में इस प्रकार डिवाइड करना है कि इनका रेशियो दे रखा है कि AB का रेशियो ये है, BC का रेशियो भी दे रखा है और CD का रेशियो भी दे रखा है। B और D के बीच का जो डिफरेंस है वो है 708 रुपये। तो एक्स की वैल्यू बताओ, यानी कि फाइनल टोटल कितनी राशि थी। तो हम ये कह लेते हैं कि देखो पहले हमें रेशियो कंबाइंड करना पड़ेगा ABCD की। तो आप बोलेंगे कि A और B का जो रेशियो था वो 3 और 2 का था, ये 3 है तो ये 2 है। फिर BC का था 9 8, यानी कि B 9 है तो C 8 है। फिर CD का कितना था 4 3, यानी कि ये C 4 है तो D 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 2 हम लिख लेते हैं, 2 के साइड में जगह खाली है तो यहाँ 9 लिख देते हैं और यहाँ पर 8 लिख देते हैं और यहाँ 4 लिख देते हैं और यहाँ 4, जिसके जब बगल में जगह खाली है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो जरूर से उसको देखिएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस कितना बनेगा। आप चाहें तो काट भी सकते हैं, जैसे 3 देखो कटता हुआ नजर आ रहा है, 9 तो सब में नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटता नजर आ रहा है, लेकिन 4 4 4 4 सब में है, ये कट सकता है। देखो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 यहाँ पर भी है, 4 2 जा 8 कैंसिल आउट हो गया और कुछ नहीं कटेगा। तो बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 तिया 27 यूनिट यहाँ हो गया, 18 यूनिट यहाँ हो गया और ये 8 दूना 16 यूनिट और ये हो गया 2 दूना 4 तिया 12 यूनिट। ठीक है, यानी कि टोटल कितना हो गया आप बताओ। तो 18 और 12 तो 30 हो गया, और अगर इसको हम 13 दे दें तो ये 40 बन जाएगा, तो 70 और 3 और रह जाएगा, यानी कि टोटल 73 यूनिट्स हो गया, जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। और हमें मालूम क्या है, 708 जो है ये गैप है किसके बीच का, तो आप बोलेंगे बी और डी का। अभी बताओ बी और डी में कितना गैप है, ये बी है और ये डी है, तो अभी जो गैप है ये 6 यूनिट का है। तो आप बोलेंगे 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 708 है, तो 73 यूनिट की वैल्यू बतानी है। काट लो पहले 6 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 से देखो ये कितनी बार में कटेगा, 11 छक 66 और 8 छक 48, यही होगा। तो 73 यूनिट्स की वैल्यू बताओ। 3 और 8 को गुना करोगे, 8 तिया 24, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो ये होगा। फिर हमने यूनिट डिजिट पे काम कर दिया। हर एक ऑप्शन में लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो केवल यूनिट डिजिट देख लिया हमने। ठीक है, और ये कैलकुलेशन स्पीड के लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस पेड बैच में लगा रखी हैं। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो जरूर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 है और ये 8 है, हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 8 3 या 24, यानी कि लास्ट डिजिट 4 बनेगा। तो जिस ऑप्शन में 4 है वो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अ सम वाज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट X% पर एनम फॉर 2:1/2 ईयर्स, हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट X + 3% फॉर द सेम टाइम। यानी कि ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पर X% रेट पर ये 2:1/2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया गया कोई जो सम है वो। अब ये कह रहा है कि यदि उसे X + 3% और उसी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता इस रेट पे, तो उसे कितना एक्स्ट्रा मिल जाता अमाउंट, या फिर आप इंटरेस्ट ही बोलो कि इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिल जाता, 585 रुपये। तो ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ यदि उसी सम को इतने टाइम के लिए और इस रेट पर हम उधार दें दें तो। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले X% का रेट लगा, बाद में X + 3% का रेट लग रहा है, यानी कि 3% एक्स्ट्रा लग रहा है एक साल में। तो ये टोटल 2.5 साल की बात है, तो 2.5 साल में 7.5% एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको बोलोगे कि 7.5% की वैल्यू ये दे रखा है, हम लिख लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक साल में 3 एक्स्ट्रा है तो ये कितना हो गया 2.5, यानी कि 5/2 ईयर। तो इतना परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 585। इसको आप बोलते कि 7.5 भी बोल सकते थे। ये 5 तिया 15 से इसको काट लो तो आप बोलोगे कि दोस्तों 15 तिया 45, और कितना बच गया हमारे पास, 8 5 13 15 निम 135। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गया 39 दूना 78, यानी कि 1% की वैल्यू इतनी आ गई। और हमें बताने किसकी है, 14% की रेट से इतने टाइम के लिए बताना है। तो देखो एसआई कितना बन गया, यहाँ पर परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं, 14% एक साल में लगेगा, तो 4 तिया 12 और 2 14/3 साल में इतना लगेगा, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। 1% की अगर वैल्यू दोस्तों ये है तो 14 गुणा में 14/3% की वैल्यू कितनी होगी, बस मल्टीप्लाई कर लो ना, 78 और इंटू का ये 14 और इंटू का 14 डिवाइडेड बाई 3, 3 से तो कट जाएगा ना, 3 दूना 6 और 3 6 18। हर एक ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है, तो यूनिट डिजिट पे काम कर लें हम। देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि दोस्तों 6 है और यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, तो 6 चौके 24 और फिर 4 आएगा, 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6 बनेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसमें यूनिट डिजिट 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि द एरिया ऑफ ट्राइएंगुलर पार्क
with sides 78 meter, 160 meter and 178 meter is equal to the area of a rectangular garden whose sides are in the ratio of 13:12. the smaller side of the garden is, ठीक है। स्मॉलर साइड यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो डेफिनेटली 12 से कैंसिल आउट होगा, तो ये दोनों तो चले गए। अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन है जो 12 से कट सकते हैं, तो कोई बात नहीं, चलो चेक करते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा, पहले देखो ये ट्राईएंगुलर एक पार्क है, उसके ये साइड्स हैं, तो एक बार हमें ये चेक कर ले कि कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है। अगर ट्रिपलेट होंगे तब तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से हम एरिया निकाल सकते हैं, और ट्रिपलेट नहीं हुए फिर हमें हीरोन फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट अंडर ये वाले पे। तो आप चेक कर लो, देखो ये सारे 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, अगर इनको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो पहला 39 रह जाएगा, दूसरा 80 रह जाएगा, और तीसरा कितना रह जाएगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 8 16 और 2 9 18 89। बताओ अब ये क्या, ये ट्रिपलेट है? स्क्वायर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इसका स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 39 का स्क्वायर करना है, तो ये 50 से 11 कम है ना, तो 11 का स्क्वायर 121, तो 21 हो गया, और हम 25 में से 11 कम कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1421, तो ये आ गया, बात समझिएगा, ठीक है। और 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि ये बन गया 6400। अब इसका स्क्वायर इनके सम के बराबर होना चाहिए, यानी कि ये 21 और 4 4 8 और 6 और 1 7 78 21, सही जोड़ा मैंने। इसका स्क्वायर आएगा 78 21, चेक कर लेते हैं। ये 100 से 11 कम है तो लास्ट में 21 तो आना ही आना है, और इसको 11 और कम कर दो, पहले 11 और कम करके और एक जोड़ना भी पड़ेगा, तो 11 इसमें से कम करेंगे तो ये बनेगा 70। 11 अगर हमने कम कर दिया तो ये तो 78 बन जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो ये 79 बन जाएगा। हमने कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं कर दिया इसमें? ये 1 का 1 और 4 और 2 6, सॉरी 2 का 2 और 4 और 4 8, यहाँ पर मुझे इसका गलत लग रहा है, इसका हमने गलत निकाल दिया। 11 25 में से हम कम करते तो ये 14 ही बनता। अच्छा, और एक जोड़ते भी तो एक यहाँ पर कैरी भी तो था 15, ठीक है। ये ट्रिपलेट होगा, देखो ये सेम आ गया, यानी कि ट्रिपलेट हो गए। मैं याद करके भी आपको बता सकता था कि ये ट्रिपलेट है, लेकिन मैंने आपको एज इट इज यहाँ पर निकाल के क्यों दिखाया, कि आप ऐसे ही किसी पर भरोसा ना करें कि हाँ बस याद है तो सब कुछ याद किया जा सकता है, नहीं। आपकी कैलकुलेशन में इतना दम होना चाहिए दोस्तों कि आप याद के बराबर ही फास्ट कर पाओ, बस 1-2 सेकंड का गैप आया होगा अगर किसी को याद भी होगा तो। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारे ट्रिपलेट्स याद कर लो इतने बड़े बड़े, ठीक है, लेकिन चेक करना पॉसिबल है, इतना फास्ट चेक करना पॉसिबल है, इससे भी फास्ट चेक करना पॉसिबल है अगर आप मेहनत करते हो, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चला, तो अब देखो बस एरिया इक्वेट करना है, ट्राइएंगुलर पार्क का एरिया और जो आयताकार पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क उसका एरिया बराबर है। तो हम ये बोल देते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि एल इंटू बी। तो एल हम मान लेते हैं 13x और बी मान लेते हैं 12x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हम 78 को रख लेते हैं और हाइट 160 को, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ी जो साइड है वो कर्ण हो जाएगी। बस कैलकुलेट कर लो, तो आप 2 से काट सकते हो, कितनी बार में, 39, और ये इससे कट जाएगा, देखो 13 तिया 39, सॉरी 3 टाइम्स ही कटेगा ना, और ये 12 से कट जाएगा कितनी बार में, तो आप बोलेंगे 12 एक बार में, तो कोई बात नहीं, 12 से नहीं कटता, इस 3 से ही काट देते हैं, 3 चौके 12 और 4 से ही कट जाएगा 40 बार में। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 40 है दोस्तों, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2√10। एक्स की वैल्यू अगर 2√10 है तो हमें 12x की वैल्यू बतानी थी, तो ये 12 दूना 24 और √10, यानी कि ऑप्शन डी सही है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अमित 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 2800 रुपये चुका देता है, दूसरे वर्ष के अंत में 2600 रुपये चुका देता है। तो 4 वर्ष बाद उसे ऋण चुकाने के लिए कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, जबकि जो ब्याज है वो वार्षिक है, यानी कि एनुअल कंपाउंड या फिर कंपाउंडेड ईयरली, आप ईयरली बोल सकते हो, ठीक है, वार्षिक ब्याज संयोजित होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, 10% का अगर रेट है तो हमें पता है कि अगर 10 रुपए का उधार लिया होगा तो 1 साल बाद जो अमाउंट होगा वो 11 बन जाएगा। ये पहले साल की बात है। फिर दूसरे साल में ये 10 से 11 होगा, फिर तीसरे साल में ये 10 से 11 होगा, और चौथे साल में भी ये 10 से 11 होता। और हमें चौथे साल के अंत का वैल्यू बताना है, यानी कि ये जो 11 है ये इसकी वैल्यू बतानी है। और शुरू कहाँ से करते हैं, हम शुरू करते कि देखो वो 8,000 की राशि ले रखा है, तो हम ये बोलते कि इसकी वैल्यू अगर 8,000 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8800।
फिर यहाँ पर वैल्यू अगर 8800 है, ऐसे करके हम 11 तक आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और फायदा है दोस्तों, हम दिमाग लगा सकते हैं कि अगर लास्ट वाली वैल्यू 11 है, यूनिट में अगर 11 है तो आंसर भी 11 से कटेगा। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से करा रखा है प्रैक्टिस बैच में, या फिर पेड अगर फाउंडेशन किसी ने लिया होगा मेरा तो जरूर पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो ले लो, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्पीड ऐसी आनी चाहिए। ये मैंने तो आपको तरीका बता दिया कि हम ऐसे सॉल्व करते, लेकिन अभी 11 दिख रहा है तो हम 11 का मल्टीपल ढूंढेंगे, ना कि तरीके पे जाएंगे। ठीक है, 11 का मल्टीपल पहले ढूंढो ऑप्शन में। ये तो नहीं कट रहा, ये 4 4 8 ये कट जा रहा है, ये देखो 8 4 12 ये नहीं कट रहा, और ये 8 4 12 में से ये नहीं कट रहा, तो बी हो गया आंसर। क्यों कैलकुलेशन करें हम, हमें मालूम है, बस आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में इतना दम होना चाहिए कि आपको ये आंसर दिखने लगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इस लेवल पे तैयार करो। आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है दोस्तों कि रिया स्पेंड्स 66:2/3% ऑफ हर इनकम इफ हर इनकम इंक्रीज्ड बाय 16% एंड सेविंग इंक्रीज्ड बाय 17%, देन हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय, ये पूछ रहा है। ठीक है, इनकम बढ़ गया, सेविंग भी बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा। आप सिंपल इसको परसेंटेज के फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप नंबर लाइन पे लाते हो, मैंने शुरू में ही बताया था कि एक नंबर लाइन पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, देखना कितना फास्ट होता है। और इससे फास्ट नहीं होता है, बता देता हूं मैं। ठीक है, इससे फास्ट नहीं हो पाएगा अगर आप करोगे भी तो किसी और तरीके से। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब है 2/3। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं, ये एक्सपेंडिचर है, अगर खर्च बोलते हैं हिंदी में, तो यहां पर मैं सेविंग लिख लेता हूं और बीच में इनकम आएगा। अब देखो एक्सपेंडिचर, यहां पर देखो इतना वो खर्च कर देता है, यानी कि 3 में से 2 खर्च कर देता है। अब आप एक बात समझो, अगर वो 2 यूनिट खर्च करती है, इसका मतलब 1 यूनिट बचाती है, तभी तो 3 यूनिट उसका टोटल हुआ इनकम। बात समझना, 3 यूनिट इनकम है, उसमें से 2 यूनिट उसने खर्च कर दिया और 1 यूनिट सेव कर लिया। अब अगर ये इनकम और इसका रेशियो है, तो एक्चुअल में जो ये गैप बन रहा है, ये वाला गैप, ये कैसे पता चलेगा हमें, ये 1 तो यहां आ जाएगा दोस्तों, और ये 2 यहां आ जाएगा। अब देखो इनकम में क्या चेंज हुआ है, क्वेश्चन में आपको लिखा है दोस्तों कि इनकम 16% बढ़ा है, यानी कि ये इंक्रीज हो गया 16% से। ठीक है, आगे देखो, और जो सेविंग है वो 17% इंक्रीज हो गया, यानी कि ये 17% इंक्रीज हो गया। तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पर क्या चेंज आया। आप देखो ये कितना हुआ है, 16 और 17 में 1 का गैप है ना, तो 2 की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि आधी हो गई, तो यहाँ 1 की वैल्यू और आधी हो जाएगी 0.5, और 16 से ये वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू कम होगा, और कितना कम होगा, 0.5 कम होगा। 16 में से 0.5 कम कर दो, 15.5 हो गया। बोलो, इससे फास्ट नहीं होने वाला है, और ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अगर आपको लिख के नहीं दिखाना होता ना, बता देता हूं, और फास्ट होता और बहुत फास्ट होता। ठीक है, तो आज की लास्ट क्वेश्चन यही थी। वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एलजेब्रा CHSL की जल्दी ही आएगी, जो लोग चाहते हैं। और एक और बात, NTPC का मैं एक पेपर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि क्या स्पीड रहनी है NTPC CBT2 में। तो NTPC का जो हार्डेस्ट शिफ्ट हो, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका सोल्यूशन लाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।